हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है अपने इस नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों अभी हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने अभी तक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पीछे जाइए, उस वीडियो लेक्चर को देखिए और फिर आप देखिए इस वीडियो लेक्चर को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कि हमें पता है हमारे बॉडी में जो गैसेस है, मेनली जिन गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट इज O2 एंड CO2। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी जो है वो पूरे बॉडी को यानी टिश्यूज को सप्लाई करती है। उस ऑक्सीजन को यूज करके टिश्यू क्या करता है, जो हमारे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जैसे मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साथ ही में CO2 को रिलीज करता है। अब ये जो CO2 रिलीज होता है टिश्यू के जरिए, ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है अप टू द लंग्स और लंग्स में आके ये बॉडी से जो है वो एक्सहेल हो जाता है, बॉडी के बाहर निकल आता है। तो ऐसे में ये जो CO2 है इसका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है बॉडी में, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, टिश्यू से होते हुए वो लंग्स में आता है ब्लड के थ्रू। तो किस तरीके से आता है, क्या उसके फॉर्म्स होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में वो 3 डिफरेंट वेज से होता है, 3 डिफरेंट वेज थ्रू विच द CO2 ट्रांसपोर्ट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो पार्ट है इसमें, उसमें हम बोलते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट होता है बाय ब्लड प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो ब्लड प्लाज्मा में डायरेक्टली CO2 जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है और कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में प्लाज्मा में ये CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली CO2 जो भी टिश्यू से रिलीज होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये टिश्यू जो है, ये CO2 जो है वो टिश्यू ने रिलीज किया है। CO2 इज रिलीज बाय टिश्यू। तो CO2 जो है वो टिश्यू ने रिलीज किया है। अब ये CO2 जो है वो वाटर के साथ बाइंडिंग करता है। तो दिस CO2 बाइंड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड इमीडिएटली वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब अगर ये रिएक्शन जो है ये आरबीसी में अगर होती है तो आरबीसी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, सिर्फ आरबीसी में होता है, प्लाज्मा में नहीं। तो अगर ये आरबीसी में रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंड जिंक आयंस, ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है और कार्बोनिक एसिड बहुत ही फास्ट फॉर्म होता है जो कि आगे जाके प्लाज्मा में रिलीज हो जाता है। तो दिस इज द फास्ट रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द आरबीसी। बट अगर ये रिएक्शन प्लाज्मा में ही होती है तो प्लाज्मा में ये जो एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेस वो एब्सेंट होता है। सो दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो इन केस ऑफ द प्लाज्मा एंड द कार्बोनिक एसिड विच इज फॉर्म्ड, इट इज वेरी स्लोली फॉर्म्ड। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है H2CO3 मॉलिक्यूल और इसी के फॉर्म में प्लाज्मा में जो CO2 है वो फ्लो होता है टिल लंग्स। लंग्स में आके ये ब्रेक हो जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है वापस, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। तो पहला हमने प्लाज्मा के फॉर्म में देख लिया कि प्लाज्मा में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 H2O जो है वो बाइंडिंग करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है और प्लाज्मा में घूमते रहता है और घूमने के बाद जब लंग में पहुंचता है तो ब्रेक होकर CO2 रिलीज हो जाता है। वही अब बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कैसा होता है, तो अराउंड 70% ऑफ CO2 हमारा ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। तो टोटली हम देख रहे हैं जितना भी 100% CO2 है उसमें से 7% CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय प्लाज्मा, ठीक है, और 70% CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आयंस है वो बाद में सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। तो कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस वो हम जानते हैं। सबसे पहले ये पूरा स्टेप जो है वो 2 रिएक्शन में हम देखेंगे। पूरा जो CO2 है वो टिश्यू से निकल के आ रहा है, टिश्यू से निकल के आता है और H2O के साथ बाइंड करता है और ये पूरी प्रोसेस जो है वो आरबीसी के अंदर होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसी का। तो जैसे ये बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू में से CO2 रिलीज होता है क्योंकि बॉडी टिश्यू ऑक्सीजन को यूज कर लेता है तो डेफिनेटली क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा। तो ये जो CO2 रिलीज होगा ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा इनसाइड द आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है और CO2 टिश्यू से आया है, दोनों वाटर और CO2 ने बाइंडिंग कर लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक अनहाइड्रेस। CA का फुल फॉर्म यहाँ पे है कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंड ZN जिंक। तो जिंक के बिना ये पूरा जो एंजाइम है ये एक्टिव नहीं होता। तो जिंक और कार्बोनिक अनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये CO2 H2O बाइंड करता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड।
वैसे ही सेम जैसे पहले हमने देखा था। बट ये कार्बोनिक एसिड आरबीसी में बना है और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, मतलब ज्यादा देर तक के लिए ये स्टेबल नहीं रहता, तो इमीडिएटली ये ब्रेक हो जाता है इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द बाइकार्बोनेट आयन HCO3- और हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है अब ये मूव करते हैं फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा थ्रू अ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल। तो आरबीसी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, हमें पता है, तो मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे बाहर सीधा ही नहीं निकल सकते, उसमें चैनल्स होते हैं, चैनल्स यानी गेट होते हैं, रास्ते होते हैं। तो ये चैनल प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल होता है जिसके थ्रू ये आयन बाहर आता है। और क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा माइनस चार्ज जो है वो आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में आ चुका है, तो आरबीसी का जो आयनिक बैलेंस है वो खराब हो चुका है, इम्बैलेंस हो चुका है। वैसे ही बहुत सारा माइनस चार्ज प्लाज्मा में आ चुका है, तो प्लाज्मा में पहले से भी कुछ माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पे भी आयनिक इम्बैलेंस हो चुका है। तो इस आयनिक इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा अभी माइनस चार्ज जो है दैट इज बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्लाज्मा में आ चुका है, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो मूव करते हैं इनसाइड द आरबीसी। तो प्लाज्मा के क्लोराइड आयन आरबीसी में मूव करेंगे और आरबीसी के बाइकार्बोनेट आयन जो है वो मूव करेंगे प्लाज्मा में। तो ये जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, इधर से कुछ माइनस चार्ज प्लाज्मा में आए और इधर से कुछ माइनस चार्ज आरबीसी में चले गए, तो अगेन ये बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी फॉर मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस। ठीक है, इसी को क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हैमबर्गर्स इफेक्ट या हैमबर्गर्स शिफ्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हैमबर्गर्स शिफ्ट के जरिए आयनिक बैलेंस मेंटेन हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आए हैं तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिकली पहले सोडियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, बट ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, क्लोराइड अंदर चले गया है, तो सोडियम बेचारा अकेला तो नहीं रह सकता, तो सोडियम अब किसके साथ बाइंडिंग करेगा? बाइकार्बोनेट के साथ, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। वहीं पे हम देखेंगे दैट इज पोटेशियम भी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। और ये पूरी रिएक्शंस कहाँ पे हो रही है? प्लाज्मा में। सो ये पूरी जो रिएक्शंस है ये कहाँ पे हो रही है? प्लाज्मा में हो रही है बेसिकली। तो हमने देखा दो तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी तक दो तरीके हमने देख लिए। पहला तरीका हमने देख लिया दैट इज सॉल्यूशन फॉर्म में हो रहा है, डायरेक्टली डिसॉल्व हो जा रहा है CO2 इनसाइड द प्लाज्मा। और दूसरा तरीका हमने देख लिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और ये बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर रहे हैं। और इस तरीके से भी जो है CO2 फ्लो कर रहा है इनसाइड द ब्लड। टिश्यू से ब्लड में ये फ्लो करेगा और इसी के साथ ये लंग्स में आएगा। लंग्स में आने के बाद ये फिर से हम देखेंगे क्लोराइड अंदर का बाहर आ जाएगा, बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम के साथ रिश्ता तोड़ देगा, बोलेगा भाई मेरा काम हो गया, मैं लंग्स तक आ गया। अब ये फिर से चले जाएगा इनसाइड द आरबीसी और आरबीसी में जाने के बाद फिर से ये हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग कर लेगा, फिर से कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर से H2CO2 बनाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा लंग्स से। तो ये उल्टी प्रोसेस होगी लंग्स में। टिश्यू में ये सीधी हो रही है, लंग्स में ये उल्टी प्रोसेस होगी। जितना भी हमने देखा है सिंपल सी बात है, वो भी हम जानेंगे डिटेल में बाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल के फॉर्म में भी, रेड ब्लड सेल के अंदर से भी CO2 जो है वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द ब्लड। तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी के जरिए भी CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और ये ट्रांसपोर्ट कितना होता है? अराउंड 23% ऑफ CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय आरबीसीज। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक पूरा 100% हो गया है। कैलकुलेशन कर लो, 7 + 70 77 + 23 100। ठीक है, तो बेसिकली 100% में से 23% जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के साथ भी CO2 बाइंडिंग करता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन आता है ऑक्सीजन को लेके, तो डेफिनेटली टिश्यू में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो टिश्यू क्या करता है? सारा ऑक्सीजन यूज कर लेता है, CO2 रिलीज कर देता है। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस एट टिश्यू लेवल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज वेरी हाई एट टिश्यू लेवल। तो जिसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे हाई है, CO2 का हाई है, तो उसी के साथ हीमोग्लोबिन अब बाइंड करेगा टिश्यू लेवल पे। ठीक है, तो टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 के साथ बाइंड करता है, ना कि ऑक्सीजन के साथ। तो टिश्यू लेवल पे CO2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के अमाइन ग्रुप के साथ। ठीक है, तो CO2 नाउ टिश्यू लेवल पे CO2 इज बाइंडिंग विद द अमाइन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंडिंग करके यहाँ पे फॉर्म करता है कार्बिनो हीमोग्लोबिन।
कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ये जो कॉम्प्लेक्स है अब ये आरबीसी में फॉर्म हो चुका है और इसके जरिए भी अब ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है अप टू द लंग्स, और लंग्स में जाके फिर से ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा डेफिनेटली, तो जो अमीर होगा उसी के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसके तरफ हीमोग्लोबिन चले जाएगा, जिधर दम उधर हम वाला काम करेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा कि यहाँ पे हम अब जब बेसिकली CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू लेवल पे ज्यादा है तो CO2 के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड हो रहा है और साथ ही में जा रहा है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लंग्स तक, और लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ देगा। CO2 जो है वो एज इट इज लंग्स से बाहर निकल जाएगा और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बाइंडिंग होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी है, हम जब देखते हैं कि ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में रिलीज हो रहा है, तो जो है ये हाइड्रोजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और हीमोग्लोबिन को रिड्यूस कर देता है। जब ये रिड्यूस हीमोग्लोबिन आगे जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता है वापस बाहर। ठीक है, तो इसीलिए हमने लास्ट टाइम बोला था हेल्डेंस इफेक्ट में, हेल्डेंस इफेक्ट क्या बोलता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर फॉर्म होता है ज्यादा से ज्यादा तो एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी, मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग होगा ये हाइड्रोजन आयन जो इसके साथ पहले बाइंड हुआ था ये अलग हो जाएगा, तो एसिडिक कंडीशंस बढ़ेगी। तो यहां तक हमने देख लिया कि 3 तरीके से जो है वो CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डिसॉल्व्ड फॉर्म दैट इज सॉल्यूशन form, in the form of carbonic acid, in the form of bicarbonate ions that is sodium bicarbonate and potassium bicarbonate, and in the form of carbamino hemoglobin inside the RBCs। ठीक है, तो इसके बाद हम CO2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे, जैसा बुक में डायग्राम डिस्कस किया है, दैट इज एट टिश्यू लेवल, एट एल्वियोलर लेवल, एट लंग्स लेवल। तो लंग के लेवल पे और टिश्यू के लेवल पे किस तरीके से वो गैसियस एक्सचेंज होती है, मतलब कैसे ये प्रोडक्ट बनेंगे वो भी हमने डिस्कस कर ही लिया। मतलब ये जितनी भी रिएक्शन अभी टिश्यू लेवल पे हो रही है इसकी ठीक उल्टी रिएक्शन ये हमको मिलेगा लंग लेवल पे, हमको क्या मिलेगा CO2। तो इसकी ठीक उल्टी रिएक्शंस कहाँ पे होगी, लंग्स लेवल यानी एल्वियोलर लेवल पे होगी, और जो CO2 निकलेगा वो CO2 बॉडी के बाहर चले जाएगा। तो दिस ऑल रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल, मतलब जो अभी सीधी रिएक्शन हो रही है टिश्यू लेवल पे, ठीक है, ये सब CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लंग्स तक तो बोलेंगे भाई तेरा काम हो गया, तेरे को आना था आ गया, अब बस वापस जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी रिएक्शन सब क्या होगी, रिवर्स होगी, और जो CO2 बनेगा वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा। बट फिर भी हम डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करते हैं। सो अब बात करते हैं CO2 के एक्सचेंज के बारे में। तो CO2 का एक्सचेंज यहाँ पे हम देखेंगे, हमने ट्रांसपोर्टेशन तो पढ़ लिया, अब लंग्स के लेवल पे, एल्वियोलर लेवल पे CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे ये सारे कंपाउंड ब्रेक होके अगेन लास्ट में CO2 बनता है वो देखेंगे। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन हमने जैसे कि देखा, जैसे टिश्यू लेवल पे हम इस डायग्राम से अभी देख लेते हैं इसमें। तो टिश्यू लेवल पे हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है टिश्यू में एब्जॉर्ब होता है और CO2 टिश्यू रिलीज करता है। जो CO2 रिलीज होता है वो तीन फॉर्म में, 3 अलग अलग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द बॉडी। पहला फॉर्म होता है कार्बोनिक एसिड जो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर फॉर्म ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा फॉर्म होता है बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू। बाइकार्बोनेट हमें पता है आरबीसी से रिलीज होते हैं बाहर, और आरबीसी से रिलीज होने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट होता है, जिसके जरिए हम देखते हैं कि क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट के जरिए जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन होता है। और फाइनली तीसरा यहाँ पे टाइप होता है जिसके थ्रू अगेन ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस CO2, दैट इज बाय बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और इसके थ्रू भी ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये जाते हैं लंग्स के पास, ठीक है, और लंग्स के पास जो ब्लड कैपिलरीज होती है, अब वहां से CO2 रिलीज होगा कहाँ पे, एल्वियोलाई में। बट CO2 तो अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बाइंड है, तो इसको रिलीज कैसे किया जाता है। तो जितनी भी रिएक्शन हमने देखी उसकी ठीक रिवर्स रिएक्शन होती है। तो पहले हम देखते हैं प्लाज्मा का जो कार्बोनिक एसिड होता है वो अगेन कार्बोनिक अनहाइड्रेस की मदद से ब्रेक हो जाता है इनटू द CO2 एंड H2O। तो जो CO2 अलग होता है वो CO2 डायरेक्ट एल्वियोलाई में पास हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे जो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में फ्लो हो रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इनका क्या होता है, तो ये अगेन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है, बाइकार्बोनेट्स अलग हो जाते हैं।
पोटेशियम अलग हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयंस अलग हो जाते हैं। तो सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, तो ये जो क्लोराइड शिफ्ट पहले हमने देखा था कि क्लोराइड जो था वो प्लाज्मा से मूव कर रहा था इनसाइड आरबीसी, तो अब ये आरबीसी से मूव करता है कहाँ पे, प्लाज्मा में। और जो ये बाइकार्बोनेट आयंस है ये मूव करते हैं फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, उल्टा होता है। पहले आरबीसी से बाहर आ रहे थे बाइकार्बोनेट आयन, अब ये प्लाज्मा से आरबीसी में जाएंगे। अब प्लाज्मा से आरबीसी में जाएंगे तो अगेन मेंटेन करने के लिए आयनिक बैलेंस, क्लोराइड बाहर आएगा। तो जो क्लोराइड बाहर आएगा वो फ्री सोडियम के साथ बाइंड करेगा, फ्री पोटेशियम के साथ बाइंड करेगा, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो ये जो बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा, ये बाइकार्बोनेट किसके साथ बाइंड करेगा, अब हाइड्रोजन आयंस के साथ। तो यहाँ पे वर्क होता है हेल्डेंस इफेक्ट का। हेल्डेंस इफेक्ट क्या बोलता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज एक्ट एज अ एसिड। तो ये जो है एक एसिड की तरह एक्ट करता है, मतलब एसिडिक कंडीशंस को क्रिएट करता है। मतलब जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है H+ आयंस रिलीज होते हैं। हमने बोला था ये जो H+ आयन है, ये जो H+ आयन है ये बाइंड किसके साथ करता है, हीमोग्लोबिन के साथ, और रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बना देता है। तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो ये यहाँ पे H+ आयंस रिलीज हो जाता है वापस। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा फॉर्म होगा उतना ज्यादा H+ आयन रिलीज होगा। H+ आयन बाइकार्बोनेट के साथ एज इट इज बाइंड होगा, रिएक्शन उल्टी होगी, यानी फिर से कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक अनहाइड्रेस की मदद से फिर से CO2 और H2O में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो CO2 कन्वर्ट होगा वो CO2 फिर से एल्वियोलाई में रिलीज हो जाएगा और एल्वियोलाई के थ्रू लंग्स के एक्सचेंज से, गैसियस एक्सचेंज से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं सेम पोटेशियम में भी होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम अलग हो जाता है और बाइकार्बोनेट आयंस अलग हो जाते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है पोटेशियम क्लोराइड, और बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिक एसिड बनता है और फिर से ये कन्वर्ट होता है CO2 H2 में, जो CO2 लंग्स में रिलीज कर दिया जाता है। अगेन हम तीसरा यहाँ पे देखते हैं कि तीसरा ट्रांसपोर्ट जो था वो किसके जरिए था, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के जरिए। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी ब्रेक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये अब हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 को छोड़ देता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करेगा, CO2 को छोड़ देगा, तो CO2 जो छूट गया है बेचारा, ये फिर से कहाँ चले जाएगा, वापस आउट ऑफ द दैट इज बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी, यानी पहले तो ये कैपिलरी से लंग्स में जाएगा और लंग्स से ये एक्सहेल कर दिया जाएगा, ब्रीद आउट कर दिया जाएगा, CO2 को हम बाहर रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से CO2 फिर से रिवर्स रिएक्शन होती है, जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी थी उनकी ठीक रिवर्स रिएक्शन होती है और CO2 जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है। यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का टॉपिक खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में भी देख लिया, O2 CO2 के, और साथ ही में एक्सचेंज के बारे में भी देख लिया, ठीक है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, बिकॉज वीडियोस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में अगर चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।